So just taking a very small example for everybody's understanding. कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ा हुआ है. Everybody knows what is demand, children. Everybody knows what is law of demand. ये सबने पढ़ा था. अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये जो अंकल जी ट्रॉली लेके जा रहे हैं ये भी कुछ बेचना चाहते हैं. सो मार्केट में आपने एनालिसिस किया एज अ सेलर कि प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए है, कुछ टाइम के बाद ये बढ़ के 20 हो गया, फिर 30 हो गया और फिर 50 हो गया. इज दैट अंडरस्टूड? 10 रुपए जब प्रोडक्ट का प्राइस आपने देखा, द सेलर्स वर विलिंग टू सेल 100 यूनिट्स. प्राइस बढ़ा तो दे आर विलिंग टू सेल 200, और बढ़ा दे आर विलिंग टू सेल 300, और बढ़ा दे आर विलिंग टू सेल 400, और बढ़ा दे आर विलिंग टू सेल 500. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जैसे जैसे दाम बढ़ता जा रहा है इनकी विलिंगनेस टू सेल भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक चीज और लिख दूंगा तो शायद आप मेरे को जवाब दे पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से. यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? इस प्रोडक्ट को जब ये बाजार में मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 8 रुपए थी और बाजार में 10 रुपए में बिक रहा था. जब बाजार में दाम बढ़ा तो ये ज्यादा बेचना चाह रहे हैं. क्यों ज्यादा बेचना चाह रहे हैं? आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी है एज वेल एज मार्केट की भी प्राइस है. तो सिंपल कॉमन सेंस आंसर सबके पास होगा. क्यों ये प्राइस बढ़ने के साथ साथ ज्यादा यूनिट्स बेचने में इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं? इनका प्रॉफिट ज्यादा होगा. कैसे ज्यादा होगा सर? भाई 8 रुपए का सामान 10 में बिक रहा है तो प्रॉफिट इज 2. फिर 8 का सामान 20 में बिकने लग गया, प्रॉफिट इज 12. फिर 8 का सामान 30 रुपए में बिक रहा है, प्रॉफिट इज 22. फिर 8 का 40 में बिक रहा है, प्रॉफिट इज 32. और फिर 8 का 50 में बिक रहा है, प्रॉफिट इज 42. तो वाई दे आर विलिंग टू सेल मोर? बिकॉज इनका प्रॉफिट पर यूनिट बढ़ रहा है. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें. कोई अंधेर नगरी चौपट राजा तो है नहीं. जब बाजार में दाम बढ़ा तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है ये जब ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो भैया हो सकता है पर यूनिट प्राइस भी थोड़ी सी बढ़ जाए. क्यों बढ़ जाए? भाई ज्यादा वर्कर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ज्यादा मशीनें लगानी पड़ेंगी, हो सकता है ज्यादा मशीनें थोड़ी महंगी आए, मशीन की रनिंग कॉस्ट बढ़ जाए, और वर्कर्स को हायर करें तो वर्कर्स ज्यादा वेजेस मांगे, तो ये 8 रुपए की कॉस्ट बढ़ के 9 हो सकती है. तब भी 10 में बेच रहे हैं, 8 में बना रहे हैं, प्रॉफिट इज 2. और अगर 9 में बना के 20 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया? 11 रुपए. 30 रुपए का जब बाजार में बिक रहा है, मान लीजिए बन रहा है 12 रुपए का, तब भी तो 18 कमा रहे हो. और 40 का जब बिक रहा है, मान लीजिए बन रहा है 16 रुपए का, तब भी 24 कमा रहे हैं. और जब 50 का बिक रहा है, मान लेते हैं कि बन रहा है 20 रुपए का, तब भी कितना कमा रहे हैं बच्चों? 30 रुपीज. तो जैसे जैसे आपकी लागत बढ़ रही है बाजार का सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ रहा है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सप्लाई बढ़ने में दो होता है. दूसरा वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहला वाला मैंने पहले बता दिया. अगर मैं ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और सिंपली प्राइस ना लिखता तो पता है लोग क्या सोचते हैं? 10 रुपए में बन रहा है, 10 रुपए में बिक गया. 20 रुपए में बन रहा है, 20 रुपए में बिक गया. 30 रुपए में बन रहा है, 30 रुपए में बिक गया. 40 में बन रहा है, 40 में बिक गया. और 50 में बन रहा है, 50 में बिक गया. खाना भंडारे में खाएंगे जाके? आंसर बिल्कुल भी नहीं. तो प्राइस का मतलब बच्चों कॉस्ट प्राइस नहीं होता. प्राइस का मतलब इकोनॉमिक्स में हमेशा कौन सी प्राइस होता है? इट इज द सेलिंग प्राइस. तो जिन लोगों को ये बात कंफ्यूजिंग लगती है, आई हैव मेड अ प्रिटी सिंपल क्लैरिफिकेशन ऑन दिस. तो सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लें. आपको मैंने हैंड रिटन और कंप्यूटराइज प्रिंटेड नोट्स भी शायद दिए हुए हैं बच्चों. सबके पास है नोट्स भाई? उन नोट्स में सारा कॉम्पोजिशन आपको लिखा हुआ मिलेगा. जो चीजें नहीं होंगी दैट आई वुड इंस्ट्रक्ट कि आप उसको अलग से लिख लीजिए. बात समझ में आ गई? तो वाई व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप सेलर इज विलिंग टू सेल मोर. दो बातें हैं. पहली, बिकॉज उसका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा. झटपट अपडेट कर लें क्विकली बच्चों. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बना लीजिए. Why at higher price the seller is willing to sell more? आंसर आपके पास है to earn more profit. Is that clear? Multiple answers are there. एक ये सिंपल आंसर है.
तो बच्चों, willingness of the seller which induces him, motivates him, makes it happen that he wishes to sell more and more is studied in economics under a phenomena which is called as a theory of supply. अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं कि सर हमको एज अ स्टूडेंट इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। 1947 इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, यस और नो। 50s में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। 1960s में जमाना था सो कॉल्ड स्टील मैन्युफैक्चरिंग का। जिसने स्टील इंडस्ट्री में पैसा लगाया बहुत कमाया उसने। 1980s तक जमाना आया प्लास्टिक का। किसका बच्चों? प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में जिन्होंने पैसे लगाए खूब पैसा कमाया उन्होंने। 1990s जमाना आया डॉट कॉम कंपनीज का। व्हाट? डॉट कॉम। ये डॉट कॉम कंपनीज क्या होती हैं भाई? वेबसाइट डेवलपमेंट एंड ऑल। मैं आईटी नहीं बोलूंगा, आईटी बहुत बड़ा होता है, डॉट कॉम एक उसका छोटा सा पार्ट है। ईयर 1999 बोल सकते हैं, 2000 चलिए बोल लीजिए। जमाना आया आईटी एंड आईटीईएस का। सर ये आईटीईएस क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। तो आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनेबल्ड सर्विसेज मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। देयर आफ्टर जमाना आया बच्चों 2010 एंड दिस वाज द एज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जमाना आया 2020 का डेटा या बिजनेस एनालिटिक्स का। बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, डेटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स, जिसको आप डेटा साइंस भी बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग बोल सकते हैं डेटा साइंस के ऊपर। तो 1960s अगर आपके दादाजी का जमाना था और उनको बिजनेस करना होता तो किस चीज का बिजनेस करते? स्टील इंडस्ट्री में पैसा लगाते। जमाना पापा के टाइम का है, उनको बिजनेस करना होता तो किसका करते? प्लास्टिक। चाचा जी के जमाने में वो कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते। आपकी जनरेशन अब किस तरह का एमबीए करना चाहेगी? नॉर्मल वो 2 कौड़ी का मार्केटिंग सेल या डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग। आप प्रोडक्ट को किसी के घर के सामने जाके कैसे बेच लो, अब वो दिन बीत गए। इंटरनेट पे आप कैसे बेच पाएंगे अपना सामान, अब दुनिया उस चीज के ऊपर आ रही है। तो हम उसी चीज को बाजार में बेचना चाहते हैं जिसपे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। और भैया प्रॉफिटेबिलिटी तो उसी पे ज्यादा होगा जिसका दाम ज्यादा होगा। एक बार मैंने अपने पापा से पूछा, माय फैमिली हैड अ हेवी कमर्शियल व्हीकल होलसेल बिजनेस, तो मैंने पापा से पूछा आप लोग ट्रक पार्ट्स एंड ऑल दैट बेचते हैं, कार और मोटरसाइकिल के पार्ट्स क्यों नहीं बेचते? तो पापा ने एक सिंपल एग्जांपल दिया, भाई ट्रक का जो नट बोल्ट होता है ना, वो 100 रुपए का एक होता है। तो उसमें अगर 10% प्रॉफिट कमाएंगे तो 10 रुपए कमाएंगे और एक कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। मोटरसाइकिल का नट बोल्ट होता है 10 रुपए का, उसका भी एक ही कस्टमर आएगा, उसको जब बेचेंगे एक कस्टमर को तो 1 रुपए कमाएंगे। तो भाई हमको एक ही कस्टमर को जब बेचना है तो हम 100 का बेच के 10 कमाएं, दैट इज इंटेलिजेंस, या 10 रुपए का बेच के 1 रुपए कमाएं एक। तो मैंने कहा बट अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो कंट्री में मोटरसाइकिल ज्यादा और ट्रक्स कम। कह रहे बट उसके लिए हम स्पेशलाइज नहीं करते, अभी हमको नया मार्केट सेटअप करना पड़ेगा और हमारी कॉस्ट उसमें ज्यादा आएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी विल गो। खोपड़े में बात गई। तो कहने का मतलब एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो भाई बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का ज्ञान बहुत जरूरी है। अकाउंटेंसी बिकम्स सेकेंडरी। वो तो सिर्फ आपका एम्प्लॉय, आपका अकाउंटेंट धोखा ना दे, चीटिंग ना करे, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। एल्स बिजनेस करने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत तेज होनी चाहिए आपकी। तो हम वहीं पे पैसा लगाएंगे मार्केट में जिस चीज की प्राइस बढ़ रही हो। तो एक जमाना था हर गली मोहल्ले इंटरनेट कैफे खुला जा रहा था, बट अब इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है, लोगों के घर में आ गया है, तो लोग इंटरनेट कैफे बंद कर चुके हैं, नहीं जाते। तो क्या आज की तारीख में आप इंटरनेट कैफे खोले, बिजनेस चलेगा? सर चल बसेगा बिजनेस, चलेगा नहीं बिजनेस चल बसेगा। तो आज अगर आपने मान लीजिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला, 1990s में जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता था वो C++ सीखता था। आज जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है वो क्या सीखेगा भाई? वो कोडर बनेगा, वो कोडिंग सीखेगा, पाइथन सीखेगा, जिसकी आज डिमांड है मार्केट में। तो कंप्यूटर सेंटर वाला भी क्या सप्लाई करेगा? कोडिंग का कोर्स या 2 कौड़ी का हिस्ट्री वाला C++ का कोर्स, कोडिंग का कोर्स। समझ में आ गया थ्योरी ऑफ सप्लाई का मतलब? विलिंगनेस टू सेल मोर व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप। और अगर दाम गिर रहा है चीजों का तो क्या करें? उसको कम बेचे। तो एम्बेसडर गाड़ी में 90% लोहा होता था, 10% प्लास्टिक।
आज की गाड़ियों में 60% प्लास्टिक होता है, 40% लोहा। तो जितने सप्लायर्स 1960s में कार कंपनीज को पार्ट सप्लाई करते थे, दे वर मेड ऑफ स्टील, बट आज वो पार्ट्स किस चीज से बने हुए हैं? प्लास्टिक। आज उनकी फैक्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो लेबर नहीं है, एआई मशीन है, रोबोट है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो आज रोबोटिक्स में आप पैसा लगाओगे या वेबसाइट डेवलपमेंट में पैसा लगाओगे? रोबोटिक्स, एआई पे पैसा लगाइए, ऑटोमेटिकली वीडियो बन जाएगा आपका। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए चलिए आगे बच्चों। तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट ऑल्टरनेटिव प्राइसेस। ऑल्टरनेटिव प्राइसेस क्या हुए सर? अभी एग्जांपल दिखाया था ना, 10 रुपए में 100 यूनिट, 20 में 200, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर। अभी हमारे प्रयागराज शहर में एक नया भंडारा लोगों ने संडे को देखा। कहां पे देखा? मेरे दोस्त ने बोला चलोगे? मैंने भग, कह रहे मैं तो चला स्टारबक्स में। ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए थे जैसे भंडारे में भीख मिल रही है। चलिए वो तो लॉ ऑफ डिमांड में आप पढ़ ही चुके हैं। स्टारबक्स को प्रयागराज में आने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि इनको पता है कि भाई लोग दूसरे शहर से जब मुंबई आते हैं, दिल्ली आते हैं, तो वो स्टारबक्स आते हैं। कैसे सर उनको पता? फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं ना, आप कहाँ से आए हैं, आपको कॉफी कैसे लगी। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि एक साल में छोटे शहरों से हमारे यहाँ लाखों लोग आए, तो अगर हम उनके शहर चले जाएं तो ये कस्टमर तो पक्के हमारे, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो स्टारबक्स को लगा कि भाई हमारी कॉफी का दाम अगर बढ़ भी रहा है, स्टिल पीपल आर विलिंग टू कम। बट स्टारबक्स 20 साल पहले क्यों नहीं आया? उसने कहा हम अभी रिस्क नहीं ले सकते। तो व्हेन दे सॉ मैकडोनल्ड्स का मैक कैफे बहुत बढ़िया चल रहा है, 150 रुपए की कॉफी 200 रुपए की लोग पी रहे हैं। बर्गर किंग में भी 225 रुपए की कॉफी पी रहे हैं। प्रयागराज में वैसे ही एक एलचिको लुटेरा है, उसकी 2 कौड़ी की कॉफी 75 रुपए में लोग पी रहे हैं। मैं भी गया था पिछले संडे, खूब सुना के आया कायदे से, जीभ कटी होगी वहां के लोगों की। ऐसे लग रहा था पानी में कॉफी घोल के दे दी नालायकों ने। तो स्टारबक्स को क्या लग रहा है, 75 रुपए में 2 कौड़ी की कॉफी, 150 पौने 200 की मैककैफे की कॉफी लोग पी रहे हैं, लोग बर्गर किंग की कॉफी पी रहे हैं, तो हमारी भी 250-300 वाली अफोर्ड कर ही लेंगे। तो प्राइस बढ़ने पे कस्टमर्स आर कमिंग, तो दे आर ऑल्सो कमिंग बट टू सेल। तो स्टारबक्स इस समय क्यों आया? ये अप्रैल मई और जून के महीने में क्यों नहीं आया? भाई अप्रैल मई जून का महीना इस शहर में एक अलग सूरज चाचू चमकते हैं। देर आर टू सन्स, एक प्रयागराज के लिए, एक पूरी दुनिया के लिए। यहाँ एक्स्ट्रा 48 डिग्री टेम्परेचर चलता है। तो मई जून में अगर आते, क्या लॉन्चिंग में भंडारे वाली लाइन मिलती इनको? नो, क्योंकि उस जमाने में गर्मी इतनी होती है, सॉरी उस सीजन में, कि लोग कॉफी कंज्यूम ना करते। बट इधर का सीजन थोड़ा ठीक ठाक हो चुका है, अब लोग थोड़ी आउटिंग वगैरह करते हैं, तो उनको एक लीड मिल जाएगी। व्हाट लीड? अप्रैल में आते लोग पसीना पोंछ पोंछ के पी लेते हैं अपना ही पसीना, उसी में थोड़ी सी कॉफी मिला खा लेंगे, पी लेंगे। समझ में आ गया? तो अप्रैल में अगर ये आते तो उनको उतनी लीड ना मिलती। तो दे हैव द एबिलिटी टू सेल 5000 ग्लासेस ऑफ कॉफी एवरी डे, एंड दे विल ओनली सेल व्हेन द प्राइस इज गोइंग अप। एंड ज्यादा दाम अगर होगा तो ये ज्यादा बेचना चाहेंगे बच्चों, या लोगों से कहेंगे दाम ज्यादा है हमारी कॉफी का, आप घर जाइए अपनी मम्मी से और बहन से और बीवी से बोली वो कॉफी बना दें, यही बोलेंगे? वो कहेंगे उनको भी ले आओ यहीं पे, ताकि और कॉफी हमारी ज्यादा बिके। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो जैसे जैसे दाम बढ़ेगा, सेलर ज्यादा सामान बेचना चाहेगा अपनी दुकान पे या कम बेचना चाहेगा? ज्यादा। इज दैट क्लियर? अभी आप देखिएगा आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो कॉफी की डिमांड और बढ़ जाएगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? चलें आगे। तो आप सब स्टूडेंट्स हैं, क्या बता सकते हैं बच्चों, स्टारबक्स ब्रांड इन इंडिया इज ओन्ड बाय विच कॉर्पोरेट हाउस? टाटा। टाटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। टाटा ग्रुप का ये है। सर लोग तो कहते हैं टाटा वाले बड़े अच्छे हैं, अरे तो कीचड़ थोड़ा बेच रहे हैं, कॉफी बेच रहे हैं, इतनी महंगी काय बेच रहे हैं? अरे भैया 399 रुपए की जो आप कॉफी पीते हैं ना, कॉफी तो 25 रुपए की है, बाकी 374 रुपए में 74 रुपए मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी है, 300 रुपए में बाकी नौकरों की सैलरी और स्टोर का खर्चा है। अच्छा, अब नहीं जाएंगे सर पीने कॉफी क्या? समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। अभी एक जगह मैं शादी के कार्यक्रम में गया था, वैसे तो मैं शादी की आइसक्रीम खाता नहीं हूँ, 2 कौड़ी की आइसक्रीम होती है, देखा ज्ञानीज की आइसक्रीम है, मैं सिवाय आइसक्रीम को कुछ खाया ही नहीं वहां पे। 2100 शगुन दिया, कम से कम 1100-1200 की आइसक्रीम तो अकेले मैं लपेट गया। अब घर वाले अपना जितना खाए हूँ, घर वाले फल खाओगे ना, पागल हो क्या? MUX मोर देन PX, आइसक्रीम मिला देना हो।
अब सोच रहा हूँ ऐसी शादी में जरूर जाऊंगा जहां पे स्टॉल स्टारबक्स कॉफी का होगा। खोपड़े में बात गई। और कुछ बेवकूफ टाइप के लोग दाल चावल खाते हैं 40 रुपए किलो वाला आइटम। अरे ये तो कहीं पे मिल जाएगा, पैसा वसूलना है आपको। तो जितने शादियों में स्टारबक्स, ज्ञानीज, इन स्टॉल्स में भीड़ हो ना, समझ लीजिएगा खानदानी इकोनॉमिस्ट है। कहीं ना कहीं मेरी छाप उनके अंदर आपको नजर आ जाएगी। समझ गए सब लोग? डेफिनेशन भी लिख ली भाई सबने? यस पक्का? सर। चलिए, अब सर यहां पे क्या डिफरेंस है। मैं एक दुकान पे गया, क्या खरीदने के लिए? शर्ट खरीदने के लिए। 24 पीसेस मैंने काउंट किया, देवर ऑन द हैंगर। हैंगर दो शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो शर्ट और पैंट जिस पे टांगते हैं, और दूसरा जहां पे हवाई जहाज पार्क्ड होते हैं आके, उसको भी हैंगर बोलते हैं ना। चलिए, मैंने उससे कहा भैया ये साइज हमारे नाप का नहीं है, थोड़ा अंदर से और निकाल लाओ। वो अंदर गया बच्चों, और उसने बोला सर अभी कार्टन बॉक्स के अंदर सामान पैक्ड है। तो मैंने निकाल लो। नहीं सर अभी नहीं निकाल पाएंगे। मैंने कहा अच्छा कितना है? कह रहे सर 200 पीसेस हैं। कितने? 200। तो मैंने निकाल लो, निकालने में क्या है? कह रहे सर कार्टन बंद है। मैंने कहा ब्लेड से फाड़ो। कह रहा नहीं सर, कार्टन से सामान निकलेगा, कंप्यूटर में सारे स्टॉक की परचेज की एंट्री होगी, फिर बिक सकता है वो। मैंने कहा अच्छा। कह रहा सर इसी में से कुछ देख लीजिए। तो ये 24 पीस जो हैंगर में टंगे थे, where the seller had the willingness to sell, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सप्लाई। और जो अंदर बचा हुआ है, पड़ा हुआ है, बट अभी वो बिकेगा नहीं, इट इज स्टॉक। तो स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस समझ में आ गया? चाट की दुकान पे गए होंगे, एक बड़े से पैकेट में 400-500 पानी पूरी फुल्की है। वो बच्चों बेचने के लिए है कि रखने के लिए है? बेचने के लिए। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं, तब आप स्टॉक और सप्लाई का बहुत बढ़िया समझ पाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए इसके अंदर फुल्की रखी है, पानी पूरी। पता ना भाई, चाट खाई कि नहीं सबने? बच्चे कैंसर, एक बार खिला दीजिए जरा। ये टोटल 400 पीसेस है। कितने? 400। आपने चाट वाले से कहा भैया जरा एक पत्ता फुल्की खिला दो। एक पत्ते में 4 फुल्की आती है। उसने 4 पीस निकाल ली। कितनी बच गई बच्चों? 396। तो अर्लियर जब तक आप वहां नहीं पहुंचे थे, स्टॉक वॉज 400। अलग से उसने 4 पीस निकाली और ट्रे में रख ली ताकि भूल ना जाए। नाउ द स्टॉक इज हाउ मच चिल्ड्रन? 396। तो दोनों में डिफरेंस है। ये जो शर्ट वाला एग्जाम्पल था, ये काफी दिन बाद निकलेगा। ये तुरंत निकल आया, और ये भी आज वो पूरा बेच के ही चाट का ठेला घर लेके जाएगा। बट रात तक सारी फुल्की बिक गई, 96 नहीं बिकी। अब ये कल बेचेगा। तो कल जब तक वो फिर से ठेले पे बेचने के लिए इसको लगा नहीं लेता बच्चों, ये 96 पीस बचे हुए क्या बोले जाएंगे? स्टॉक। समझ में आ गया? तो मैंने 50 सेट नोट्स फोटोस्टैट कराए, 40 तो बांट दिए, दैट इज नोन एज सप्लाई। सॉरी सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, दैट इज नोन एज सोल्ड। 40 बांटने के लिए गोडाउन से अपनी टेबल पे रख लिए, ये सप्लाई हो गया। 10 अभी भी गोडाउन में पड़े हैं, पता नहीं कब बिकेंगे, आज तो नहीं बिकेंगे, इट इज स्टॉक। तो जिस पे विलिंगनेस टू सेल है वो सप्लाई। मतलब दुकान पे जितना सामान सामने डिस्प्ले पे होता है, गोडाउन में जितना सामान बेचने के लिए रखा गया है, जिसको कस्टमर बस मांगे तुरंत आप बेचना स्टार्ट कर दें, इट इज सप्लाई। और जिसको अभी आप बाद में बेचेंगे, अभी इंटेंशन नहीं है बच्चों, दैट इज व्हाट? स्टॉक। तो आप बोल सकते हैं फैक्ट्री में बन के सारा सामान जो तैयार पड़ रहा है, इट इज स्टॉक। जब वो रिटेल की शॉप पे आ जाता है, होलसेल शॉप पे चला जाता है, इट इज व्हाट? सप्लाई। खोपड़े में बात गई। आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है बच्चों? हैव पीपल यस स्टडीड व्हाट इज नाउन? यस सर। आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स पढ़े हैं बच्चों? बचपन के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को बुढ़ापे में क्या बोला जाता है? वर्ब। गोइंग, ईटिंग, सूथिंग। मम्मी सुधाई कर रही है। तो बच्चों यहां पे मैं थोड़ी अंग्रेजी आपको बता दूं। स्टॉक इज एक्चुअली अ नाउन एंड सप्लाई इज एक्चुअली अ वर्ब। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। झटपट इसको लिख लें। तो बच्चों समझ में आ गया, स्टॉक इज अ नाउन एंड सप्लाई इज अ वर्ब। मैं चैलेंज करता हूं, आपने ये शब्द आज से पहले कहीं नहीं सुने होंगे। स्टॉक और सप्लाई तो बहुत जगह सुन लेंगे,
बट ये नाउन होता है और ये वर्ब होता है, ये लीस्ट पीपल आर इंटरेस्टेड इन टेलिंग। चले आगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये कंटेंट गलत लिखा है। बच्चे कहेंगे सर आप ही की स्लाइड आप ही ने गलत लिखा है। नहीं, मैंने गलत लिखा। अगर आप इसका थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लें तो मीनिंग इज डिफरेंट, नैरो कॉन्सेप्ट लेंगे तो मीनिंग इज डिफरेंट। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 10 रुपी पे सेलर अंकल इज विलिंग टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स? 30। 20 रुपी पे सेलर अंकल इज विलिंग टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स? 40। 30 रुपी पे सेलर अंकल इज विलिंग टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स? 50। 40 रुपी पे सेलर अंकल इज विलिंग टू सेल हाउ मेनी यूनिट्स? 60। दिस इंक्लूड्स मेनी प्राइसेस एंड विलिंगनेस टू सेल डिफरेंट क्वांटिटीज। यस और नो बोलना है बस, यस। तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग मेनी और ओनली वन चिल्ड्रन, मेनी। तो आप इसे प्लूरल की कैटेगरी में रख सकते हैं बच्चों। इसमें से कोई एक चुन लीजिए। सर मैंने ये वाला चुन लिया, तो इस एक को आप बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। आई रिपीट चिल्ड्रन, इन सारे डेटा को एक साथ अगर पढ़ें तो इट इज नोन एज सप्लाई। सप्लाई, इनमें से किसी एक को ले लीजिए तो इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप मम्मी के साथ शॉपिंग पे गए, आपने मम्मी से कहा आपने साड़ी खरीदी, पापा के लिए शर्ट ट्राउजर खरीदा, हमको भी टॉय ले दीजिए। मम्मी के सामने पापा के सामने एज यूजुअल बच्चे भिखारी बन जाते हैं। मेरे तो पापा मम्मी बताते हैं, मैं बचपन में जब क्लास 1-2 पढ़ता था, गन वॉज वेरी फेमस। पापा गन नहीं लेके देते थे, उनको लगता था ये जवानी में भी गन ही खरीद लेगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरे तो गन चाहिए ही चाहिए। लोट उड़ जाते हैं दुकान पे, सड़क पे लोट उड़ गए एकदम, बड़ी दलिद्र टाइप के थे। मतलब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम भी वैसे ही हैं, सब चाहिए जितना दुकान पे रखा हुआ है। तो मेरे अंदर उसी समय गुण किस चीज के आ गए थे? सप्लाई। पापा कहते कोई दो पसंद कर लो बस। ही वॉज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक बार मैं, जय भाई और प्रखर भाई गए रेस्टोरेंट, समझी में नहीं आ रहा मेन्यू में क्या ऑर्डर करें। जय भाई कह रहा है सब लो, सब पीस एक एक आइटम सब ले आओ, एक एक पीस सब आइटम ले आओ। तो जय भाई इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? सप्लाई। वेटर कह रहा है औकात है बिल देने की? तो मैंने कहा जय भाई दे देंगे, बहुत रईस आदमी है। प्रखर भाई दे देंगे, बहुत रईस आदमी है। तो एक चीज मंगवाओ जिसका बिल दे पाओ। वेटर इज टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी सप्लाइड। तो इनमें से किसी एक की बात अगर कर लें तो फिनोमेना इज स्टडीड एज व्हाट बच्चों? क्वांटिटी सप्लाइड। और सबकी बात करेंगे तो सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाइड इज अ सिंगुलर कॉन्सेप्ट एंड सप्लाई इज अ प्लूरल कॉन्सेप्ट। ये नैरो अप्रोच है जब हम प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं। तो सुनाई पड़ रही है मेरी बातें आपको? यस साथ सर। ही साथ एक चीज आपको और बता दूं, नहीं तो बच्चों कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। बस एवरीबडी रिमेंबर्स डिमांड फंक्शन बच्चों, याद है सबको? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड when represented as an algebraic relationship with quantity demanded is called as demand function. Is that clear? हर वो रीजन, हर वो वजह, सर वो वाला भी वजह तुम हो, हाँ हाँ वो वाला भी, जो हमारी सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। और बच्चों सप्लाई चैप्टर पढ़ते टाइम अपने आप को धन्ना सेठ समझना है, अपने आप को फैक्ट्री का दुकान का मालिक समझना है। पहले कस्टमर समझते थे कष्ट से मरा हुआ, अब कष्ट से मारने वाला सेलर समझना है। अगर बाजार में चीजों का दाम बढ़ेगा तो बच्चों आप ज्यादा बेचना चाहेंगे या कम बेचना चाहेंगे? ज्यादा बढ़े। और अगर दाम गिरने की न्यूज आ रही है, आप भगवान से क्या मनाएंगे? राम 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 कस्टमर ना भेज, राम 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 कस्टमर ना भेज, राम 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 कस्टमर ना भेज। एक बार हो गया, गूगल 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 तलाक तलाक तलाक। तो आप मनाएंगे कि ज्यादा कस्टमर आए जब दाम गिर रहा है या कम कस्टमर आए? कम कम सुना सर। कम, क्योंकि अगर कम दाम पे सब खरीद के ले गए तो कल को जब दाम बढ़ेगा आप मक्खी मारेंगे। तो जब भी दाम गिरता है सेलर यही सोचता है कमी कस्टमर आए तो ठीक है। थर्सडे को पीवीआर वाले बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते एक भी मूवी का शो चलाने में। दो चार दलितर नालायक स्कूल बंक करके चले ही गए तो चलो इनको मूवी दिखा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोको कोला नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना होगा। ये लोग एक जॉर्जिया कॉफी बेचते हैं और एक मिनट मेड पल्पी ऑरेंज इनका बेवरेज भी आता है। मान लीजिए आप दोनों में से कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी, प्यास बुझाने के लिए, गेस्ट को सर्व करें, कुछ भी। दोनों को थोड़ी देर के लिए सब्स्टिट्यूट मान लीजिए,
है नहीं, बट मान लीजिए। नहीं सर नहीं मानेंगे, चलो अच्छा कोई बात नहीं। आईफोन 14 एंड आईफोन 13 99% देखने में एक जैसे लगते हैं, सिर्फ पीछे के कैमरे में थोड़ा गैप ज्यादा है और प्रोसेसर में थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो आईफोन 14 है उसका प्रोसेसर सिनेमैटिक है, वीडियो बनाते समय हाथ हिलेगा भी तो वो कंट्रोल कर देगा। 13 में दिखा देगा आपका हाथ हिल रहा था, आपको मिर्गी का दौरा पड़ रहा था, और कोई डिफरेंस नहीं है। सामने 2 पीस रख दूं, मेरे जैसे गरीबों को डिफरेंस है ना समझ में आएगा। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं। आप एप्पल के स्टोर पे जाते हो, आईफोन 13 है 55,000 का और 14 है 75,000 का। सेलर सेल्समैन ज्यादा किसे बेचने की कोशिश करेगा, 14 को या 13 को? 14 को, क्योंकि उस पे दाम ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। दोनों पे मान लीजिए कंपनी 50% प्रॉफिट कमा रही है, तो 75,000 वाले पे 37,500 कमाएगी और 55 वाले पे 27,500। पीपल कनेक्टेड ऑनलाइन आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट चिल्ड्रन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्लीज अनम्यूट Yes, द sir. माइक, माइक्स म्यूट है भाई। चलिए, तो क्यों ज्यादा महंगा वाला हम बेचेंगे? ताकि प्रॉफिट बढ़े। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, समझ गए? समझ में आ गया? बिजनेसमैन का आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गोल ऑफ द फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉब्लम बात गई। तो हम ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए दाम को गिरा देंगे, मारुति टाइप। व्हाट? मारुति टाइप घटिया बेचो, सस्ती गाड़ी बेचो ताकि यूनिट्स ज्यादा बिके। इसको बोलते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। मर्सिडीज क्या करता है? 4 गाड़ी बेचेंगे, 15 लाख में एक बनाते हैं, 1 करोड़ से कम में बेचेंगे नहीं। तो मर्सिडीज कम यूनिट्स बेच रहा है, बट हर कार का, हर यूनिट का दाम बहुत ज्यादा है। इट इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब मैं एक बच्चे को पढ़ाऊंगा, फीस 5,000 लूंगा। सेल्फ मैक्सिमाइजेशन का मतलब 50 बच्चों को पढ़ाऊंगा, फीस 100 रुपए लूंगा। नहीं समझ आया? खान सर का नाम तो सुना ही होगा। फी वेरी लेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाई। या प्रोजेक्ट है उनका सेल्स मैक्सिमाइजेशन। दृष्टि आईएएस फीस है 1.5 लाख रुपए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम। तो स्टारबक्स कह रहा है कि भैया हम 300 की कॉफी बेचेंगे, चाहे दिन भर में 20 कप बिके। प्रॉब्लम बात गई। पप्पू कॉफी क्या बोल रहा है? 25 की बेचेंगे और दिन में 500 बेचेंगे। तो प्राइस कम रखिए और वॉल्यूम ज्यादा बेचिए, इट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्राइस ज्यादा रखिए, कम यूनिट्स बेचिए, इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जब मंदी का टाइम चल रहा है, भैया कमी कस्टमर आए तो ठीक है, लॉस मिनिमाइजेशन। समझ में आ गई बात? इसको बोलते हैं गोल ऑफ द फर्म। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर। अगर आपको लग रहा है कि कुंभ मेले के टाइम में कचौड़ी की सेल ज्यादा होगी, तो आप आटा बचा के रखेंगे और कुंभ मेले के टाइम पे कचौड़ी बेचेंगे, या आज बेच के क्लियर कर देंगे? कुंभ मेले के टाइम पे। क्यों? आज अगर बिक गई कचौड़ी तो सस्ती बिकेगी ना, कुंभ मेले में महंगी बिकेगी। तो कब आप ज्यादा बेचेंगे? कुंभ मेले में। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, याद आ रहा है कुछ? एंड चिल्ड्रन, ऐसे और ढेर सारे आपको बता दिए जाएंगे आने वाले टाइम में फैक्टर्स। तो व्हाट आई मीन टू से, इफ सप्लाई गेट्स इफेक्टेड ड्यू टू प्राइस ओनली, आई रिपीट चिल्ड्रन, ड्यू टू प्राइस ओनली, you happen to call it as what is known to be quantity supplied. समझ में आई बात बच्चों? You will call it to be what? Quantity supplied. But if the content is that supply of a commodity varies in the market, not due to price, ड्यू टू दीज रीजन, तब उसे क्या बोलेंगे? सप्लाई। तो 2 कॉन्टेक्स्ट में बच्चों ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। एक कॉन्टेक्स्ट बोलता है पूरा डेटा ले लो तो सप्लाई, किसी एक को ले लो तो क्वांटिटी सप्लाइड। एक बोलता है कि प्राइस के हिसाब से अगर सप्लाई ज्यादा या कम होती है तो इट इज क्वांटिटी सप्लाइड, और अदर फैक्टर्स की वजह से होती है तो सप्लाई। दोनों कॉम्पोजिशन समझ में आ गए बच्चों? पक्का? सीबीएसई की बुक्स में दोनों लिखे हैं, इसलिए बेचारे सीबीएसई के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। बट कुछ बुक्स में इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है। कुछ बुक्स सिर्फ इसी को पढ़ाती हैं, वो ये बकवास पढ़ाती नहीं है। और अगर आप IC 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक देखें तो वहां पे भी सिर्फ यही पढ़ाया गया है, ये नहीं पढ़ाया गया।
अब आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया है आप समझ लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो झटपट बच्चों इसको अपडेट करें, कंफ्यूजन इरेडिकेटर था ये। चलिए लिख दिया बच्चों सबने, चलिए। सो सप्लाई फंक्शन आ गया, वही जिसका डर था। रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस फैक्टर्स, PX PRIGS। यहां पे थोड़े कम है बच्चों, बट जो मैंने आपको हैंड रिटन जेरोक्स नोट दिए उसमें थोड़े ज्यादा है, क्योंकि यहां पे सिर्फ उतना ही लिखा है जितना CBSE 11 का सिलेबस पढ़ाने को बोलता है। बट मैं आपको थोड़े और पॉइंट्स भी पढ़ा दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट एकदम कंठस्थ हो जाए। तो ये बात सबको समझ में आ गई। सप्लाई चैप्टर आपको थोड़ा आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने डिमांड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मैं आपसे भी एक क्वेश्चन भी पूछूंगा इस पे। चलिए, सो SX रिप्रेजेंट सप्लाई ऑफ कमोडिटी, PX रिप्रेजेंट्स व्हाट चिल्ड्रन, प्राइस ऑफ अ गुड। तो इन शॉर्ट मैं आपको साथ साथ बताते भी चलता हूं ताकि आप इसको झटपट समझते भी जाएं। अगर दाम बढ़ेगा तो हम ज्यादा बेचना चाहेंगे कि बच्चों कम बेचना चाहेंगे, ज्यादा, इसलिए मैंने Q प्लस कर दिया, क्वांटिटी प्लस। और अगर दाम गिरेगा तो आप कम बेचना चाहेंगे। अभी बरसात का सीजन है तो रेनकोट्स की इस समय बाजार में डिमांड ज्यादा होगी तो दाम बढ़ेगा। तो सेलर ज्यादा से ज्यादा रेनकोट बेचना चाहेंगे या कम से कम ज्यादा। और कुछ सेलर तो इतने चतुर होते हैं रेनकोट के साथ छाता भी चिपका देते हैं। क्यों? अरे तुरंत तुरंत तो आपको पता नहीं है कि बारिश कब हो जाएगी, तो छाता हमेशा लेके चलिए, या छाता तो गर्मी में भी काम आ जाएगा। क्यों छाता ज्यादा बेचना चाह रहा है? क्योंकि छाते का दाम ज्यादा हो रहा है, इसलिए सोच रहा है छाता भी चिपका दे आपको। 2 products are there children at Starbucks. एक है लेटस से, वो कौन सी कॉफी होती है, कॉफी का अलग अलग फ्लेवर होता है ना, क्या बोलते हैं बताइए जरा। अरे मोचा, मोच लग जाए दिमाग में, इतना पैसा ले लें, या मोका, जो भी बोलते हैं, मौका लगेगा तो मौका पियेंगे। और एक मान लीजिए प्लेन कॉफी है। अगर मोका कॉफी इज प्राइस्ड एट 249 एंड प्लेन कॉफी इज प्राइस्ड एट 199, तो अगर आप स्टारबक्स के ओनर हैं, आप ज्यादा किस कॉफी को प्रमोट करेंगे बेचने के लिए? मोका। इज दैट क्लियर? अगर मैं डिमांड में पूछता ये वाली कॉफी पियोगे, ये वाली, बेवकूफ बोलते ये वाली, अकलमंद बोलते हम कोई नहीं पियेंगे सर, हम 1 रुपए की कॉफी का पाउच आता है उसी दिन मिला घर में पी लेंगे सर। क्या 2 रुपए का आता है? चलिए तो 2 रुपए का भी आता है। तो सेलर किस कॉफी को ज्यादा प्रमोट करना चाहेगा बच्चों? जो महंगी है या जो सस्ती है? जो महंगी है सर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एरो अपसाइड ड्रॉ करके क्यू लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टूड? सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टूड? यस सर। इनपुट कॉस्ट कैसे समझेंगे? इनपुट कॉस्ट के फिनोमेना को। यू आर अ बिजनेसमैन, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है ऑफ अ प्रोडक्ट इज 10 रुपी, बाजार में ये बिक रहा है 25 रुपए का, और आप बेचना चाह रहे हैं 100 यूनिट्स। हाउ मेनी यूनिट्स? 100। आपको चाइना से सस्ते रॉ मटेरियल का जुगाड़ मिल गया। आई रिपीट, सस्ते रॉ मटेरियल का जुगाड़ मिल गया। इस केस में अब आपका जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो कितने रुपए में मैन्युफैक्चर हो रहा है? आई हैव रिटन द एग्जाम्पल चिल्ड्रन, ओनली ₹8.5, 8.5 रुपए में, और बिक अभी भी वो बाजार में 25 का ही रहा है। इज दैट क्लियर? तो दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर, 10 का बन रहा है और 25 का बिक रहा है। व्हाट इज योर प्रॉफिट पर यूनिट चिल्ड्रन? 10 का बन रहा है, 25 का बिक रहा है, व्हाट इज योर प्रॉफिट पर यूनिट? 15 सर। 100 यूनिट बेचकर आप कितना प्रॉफिट कमा ले रहे हैं? 1500। 1500। ये बच्चों जो प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है ये अभी आपका पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बट लिख लेते हैं। अब आपका जुगाड़मेंट हो गया चाइना से सस्ता रॉ मटेरियल खरीदने का, या आप बल्क में खरीद रहे हैं उसी सप्लायर से, तो कह रहा है बल्क पे आपको हम डिस्काउंट और दे देंगे। तो 1 यूनिट आपकी कितने में मैन्युफैक्चर होने लग गई? 8.5 रुपए में। अभी भी अगर आप उसे 25 में बेचें बच्चों, तो क्या प्रॉफिट 15 रुपए होगा? प्रॉफिट कितना होगा? 17.5। 17.5। चलिए मैथ्स के हिसाब से बच्चे बता दें, ये तो हिस्ट्री के हिसाब से बताया गया था, मैथ्स के हिसाब से बता दें।
मैथ्स के हिसाब से 16.5 रुपए का प्रॉफिट होता है। 16.5 और आधा 17 और 8 25। सारे जवाब कैलकुलेशन वाले मैथ्स के हिसाब से देने, हिस्ट्री ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं देने। कुछ लोग हिस्ट्री के हिसाब से थे, पिछली बार कितना कैलकुलेट किए थे आज भी उतना ही बोलेंगे। तो 25 में प्रोडक्ट बिक रहा है और आप बना रहे हैं 8.5 रुपए में, तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो गया? 16.5। अब आप 200 यूनिट बेचना चाहते हैं, क्योंकि पर यूनिट प्रॉफिट जब बढ़ रहा है तो आप कह रहे हैं समय आ गया है मौके पे चौका लगाने का। क्यों ना हम यूनिट से ज्यादा बेचें ताकि पर यूनिट प्रॉफिट हमें ज्यादा कमाने का मौका मिले। तो जब भी किसी बिजनेसमैन की पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम होती है बच्चों, सेम सेल प्राइस भी अगर मार्केट में हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि आपकी लागत खरीदने की सस्ती हो चुकी है। तो प्रॉफिट 16.5 हो गया, तो 100 यूनिट भी अगर बेचोगे तो प्रॉफिट पहले के मुकाबले ज्यादा ही कमाओगे, और अगर और ज्यादा यूनिट बेचोगे तो प्रॉफिट और कमाओगे। तो आपने यूनिट बढ़ा के प्रॉफिट डबल ट्रिपल कर लिया अपना। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? इनपुट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दिमाग की बत्ती जलाएं मिनटॉस खाए बगैर, और मेरे को एक जवाब दें बच्चों। इफ सप्लाई इज इफेक्टेड ड्यू टू प्राइस और सप्लाई इज इफेक्टेड ड्यू टू अदर थिंग्स, क्या दोनों का मतलब अल्टीमेटली बच्चों एक ही होता है? क्या दोनों का मतलब बच्चों अल्टीमेटली एक ही होता है? नॉट एट ऑल। याद रखना, दिस फिनोमेना is called as supply and this phenomena is called as quantity supplied. Any doubts? Many doubts? पक्का? तो अगर आप स्टारबक्स हैं और दाम बढ़ रहा है इसलिए आप ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड कर रहे हैं आप। महंगी वाली कॉफी को ज्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई इसलिए ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, आप क्या हरकतें कर रहे हैं? आप सप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गया? मेटाफर्स है। इट्स रेनिंग आउटसाइड लाइक कैट्स एंड डॉग, कुत्ता बिल्ली बरस रहा है। रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार बारिश, बड़ी भयंकर बारिश है, सड़क पे कृपया करके ना निकलें, नहीं तो नाली ही स्विमिंग पूल बन जाएगा। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी मजेदार है ये भी। नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। रेडी टू अंडरस्टैंड बच्चों? रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है 10 रुपये प्लस 6 रुपए उस पे टैक्स लग गया। कितना टैक्स लग गया बच्चों? 6 रुपए। तो अब आपकी लैंडेड कॉस्ट कितनी आ गई? 16 रुपये। बाजार में ये प्रोडक्ट बिक रहा है 40 रुपए का, तो बच्चों एक यूनिट पे प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? 10 रुपए कॉस्ट, 6 रुपए प्रॉफिट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 16 रुपए। 40 रुपए में अगर आप इसे बेच ले रहे हैं, व्हाट इज योर प्रॉफिट पर यूनिट? हाउ मच? 24। आप 100 यूनिट बेच रहे हैं, कितना? 100। सरकार को आपके ऊपर तरस आ गया, वो आपके प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है, चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेचने की ख्वाहिश रखें और कस्टमर आपसे सामान खरीदे। तो सरकार कह रही है हम आपको स्पेशल पैकेज दे रहे हैं अगले 10 साल के लिए, और आपके प्रोडक्ट पे जो 6 रुपए का टैक्स था इट हैज बीन रिड्यूस डाउन टू ₹2। आपकी लैंडिंग कॉस्ट कितनी हो गई आफ्टर टैक्स? 12। अगर आप इस प्रोडक्ट को 40 में ही बेच देते हैं तो भी आपका प्रॉफिट 28 रुपए हो जाएगा। अब आप कोशिश करेंगे 400 यूनिट बेचने की, क्यों? प्रॉफिट आपका पर यूनिट बढ़ गया। और अगर आपकी ख्वाहिश सिर्फ 24 रुपए कमाने की है तो आप 36 में भी अगर बेच देंगे तो प्रॉफिट तो उतना मेंटेन करेंगे ही करेंगे। इज दैट क्लियर? और 40 में भी बेच देंगे तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, कह रही है अब आपके प्रोडक्ट पे 9 रुपए टैक्स लगेगा, तो लैंडिंग कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 19। स्टिल अगर आप 40 में बेचें तो पर यूनिट प्रॉफिट तो गिर के 21 रुपए आ गया। आप कहेंगे हम 50 यूनिट से ज्यादा नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट कम हो गया है, चलो ऐसी चीज बेचें जिसपे प्रॉफिट ज्यादा, वहां पे फैक्ट्री के रिसोर्सेस को यूज किया जाए। तो जब गवर्नमेंट
आपको बच्चों सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी, मतलब टैक्स में डिस्काउंट। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग टैक्स गिर जाता है, सेम प्राइस पे भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो आप ज्यादा बेचना चाहेंगे। और जब गवर्नमेंट आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाती है तो आपका आफ्टर टैक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स में समझिएगा। पर यूनिट प्रॉफिट पे क्या असर आएगा बच्चों? इट विल गो डाउन, योर प्रॉफिट्स वुड गो डाउन and you would be willing to sell less or more children. You would be willing to sell less. समझ गए बातों को? Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. State of Yes, technology. sir. सर ये कौन सा स्टेट है सर? तेलंगाना सुने, आंध्र प्रदेश सुने, ये कौन सा स्टेट है? अरे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब किस तरह की मशीनें आप यूज कर रहे हैं। आपकी टेक्नोलॉजी अगर ओल्ड है, क्या है बच्चों? ओल्ड। आपकी ओल्ड टेक्नोलॉजी का आउटपुट 1000 पीसेस का है और न्यू टेक्नोलॉजी का आउटपुट 4000 पीसेस का है। अगर आपका प्राइस, भाई मंदिर में कोई भंडारा खा रहा है क्या? अगर आपका प्राइस ₹10 भी हो चिल्ड्रन, चाहे टेक्नोलॉजी न्यू हो चाहे ओल्ड हो, प्राइस बढ़ भी जाए बच्चों, आई रिपीट प्राइस बढ़ भी जाए, टेक्नोलॉजी अगर ओल्ड है, मशीन ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगी। इवन इफ द प्राइस इज इंक्रीजिंग, क्या आप ज्यादा बेच पाएंगे? नो। और अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ भी गया, टेक्नोलॉजी नई है, तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे। तो मेनी अ टाइम्स प्राइस के बेसिस पे आउटपुट डिसाइड नहीं होता, किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो इफ यू हैपन टू यूज व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन ओल्ड टेक्नोलॉजी, योर आउटपुट वुड बी लेस। न्यू टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो योर आउटपुट वुड बी मोर। खोपड़े में बात गई। तो ये सारी बातें बच्चों अदर देन प्राइस आर कंसिडर्ड एज व्हाट? सप्लाई। और प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड। बातें समझ में आ गई? चलिए तो झटपट इसको अपडेट कर लें फास्ट। तो सबको सारी की सारी बातें समझ में आ गई बच्चों? चलिए तो सब कुछ जाए भाड़ में। हमारा अगला टॉपिक होगा जब हम सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की बात करेंगे। तो सप्लाई फंक्शन इज अंडरस्टूड। चलिए तो इसी के साथ सप्लाई फंक्शन होता है समाप्त।